वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आप सभी लोगों के लिए जो कि मांगा पसंद करते हैं, एनिमे पसंद करते हैं, जापानीज और चाइनीज वेब सीरीज पसंद करते हैं जिसके अंदर बहुत सारा फैंटेसी वर्ल्ड हो, इसी के साथ में पावर्स हो, एक्शन हो, मिस्ट्री हो, ड्रामा हो, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही गजब की मैं वेब सीरीज ले आई हूँ जिसका नाम है यू यू हाकुशु, जो कि कम्प्लीटली एक मांगा सीरीज के ऊपर बेस्ड है। ये उसी का लाइव अडेप्टेशन है, काफी सालों बाद आई है क्योंकि जो मांगा सीरीज थी वो 1990 के अंदर है। इसी के साथ में उसके मांगा के एपिसोड्स भी हैं, प्रॉपर मांगा भी बनी हुई है। तो अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मांगा भी मिल जाएगा, लेकिन इसी के साथ में जो ये लाइव एक्शन है वो नेटफ्लिक्स पे 2023 के अंदर रिलीज हुआ है, जो कि काफी सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी है और बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज है। एक सीजन आया है, 5 एपिसोड्स हैं और 5 धमाकेदार एपिसोड्स हैं। मैं देख के मतलब मजा ही आ गया है गाइस। अगर आप लोग भी मांगा को पसंद करते हैं तो आपको भी ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए लाइव एक्शन बहुत ही अमेजिंग सी फैंटेसी एक्शन वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूसुके उरामिशी है। गाइस, ये एक जापानीज वेब सीरीज है तो थोड़ा सा नामों के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी आपको इजीली समझाने की। मेन हीरो का नाम यूसुके है जो कि अभी सड़क पे घूम ही रहा था और पता चल रहा है कि उसी की बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर डाला जा रहा है, लेकिन वो अपने हाथ पैर मारने पर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे समझ में आ गया था कि शायद वो मर चुका है और उसकी बॉडी को सीधा एम्बुलेंस वाले अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत ही बड़े से होल को देखते हैं जो कि शहर के बीच में बना है और उसमें से एक कीड़ा उड़ता हुआ सीधा ऊपर हवा में चला जाता है, जो कीड़ा इस होल से निकला था। जिसके बाद कहानी अब सीधा 4 घंटे पहले की आ जाती है कि आखिर जो मेन हीरो यूसुके है वो मरा कैसे है। हम यहाँ पे यूसुके के स्कूल का सीन देखते हैं। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम केको है। केको उसे अच्छी अच्छी चीजें सिखाती रहती है कि भाई तू क्लास में पढ़ा कर, रुका कर, थोड़ी अटेंडेंस दिया कर, लेकिन यूसुके थोड़ा सा अड़ियल दिमाग का था, वो ज्यादा खास बातें सुनता नहीं था। जिसके बाद हम एक किरिनो नाम के लड़के को देखते हैं जिसे काफी सारे लड़के मिलके तंग करते हैं, पैसे वैसे छीन लेते हैं। तभी हमारा हीरो यूसुके आता है जो कि बाकी लड़कों से पैसे छीन के किरिनो को देने ही वाला था, लेकिन टीचर आके उसे समझता है कि उसने पैसे छीने और उसे बहुत कुछ बकवास बातें कर देता है। लेकिन फिर भी यूसुके उन बातों का बुरा नहीं लगाता, उल्टा जवाब देकर मस्त कूल एटीट्यूड के साथ में निकल जाता है, सस्पेंड होके, क्योंकि उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ पे हम यूसुके का घर देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ बैठ के टीवी शो देख रही थी और वहाँ पे इसी सिंक होल के बारे में बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा होल है जिसका इस्तेमाल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जल्दी किया जाएगा और उस पे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा। यूसुके घर पहुंच चुका था, इसलिए उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाती है कि तू पढ़ता लिखता नहीं है, टाइम वेस्ट करता है, मैं तेरा भी पैसा चुकाती हूँ, मुझे कितना कुछ सर्वाइव करना पड़ता है, थोड़ा सोच तो सही, मुझे कितना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। यूसुके कहता है आज का दिन ही खराब है, आप भी अब मुझे मत सुनाओ। यूसुके गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है। वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है कुआबारा और उसके काफी सारे लोग जो कि हमेशा से ही यूसुके को मारना चाहते हैं। अब यूसुके थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुआबारा में इतनी पावर नहीं है कि वो यूसुके को मार सके। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, कुआबारा बुरी तरीके से पिट जाता है और यूसुके हमेशा की जैसे जीत जाता है और वो निकल जाता है। कुआबारा चिल्लाता ही रह जाता है कि तू ऐसे नहीं कर सकता, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। यूसुके फिर भी ध्यान नहीं देता है और चला जाता है। इसी के साथ में हम यहाँ पे बहुत बड़े ट्रैफिक को देखते हैं जिसमें एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को वही उड़ता हुआ कीड़ा काट जाता है या फिर कह सकते कान के अंदर घुस जाता है, जिससे ये आदमी ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बन जाता है, शैतान बन जाता है। अब यहाँ पे इन शैतानों से रिलेटेड गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि जो अपने इंडिया के अंदर अगर किसी प्रेत आत्मा, भूत, मॉन्स्टर, किसी चुड़ैल या फिर दूसरी आत्मा को बोला जाता है जो कि दूसरी दुनिया से आते हैं, क्रीचर कह सकते हैं या फिर दानव कह सकते हैं, उनको जापानीज के अंदर योकाई कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो उड़ने वाला कीड़ा है इसे योकाई ही कहा जाएगा, यानी कि ये दूसरी दुनिया से आया है। जिसके बाद में हम यूसुके को देखते हैं, केको उससे बात करती है और कहती है कि जब तुमने किसी का भलाई किया था तो फिर तुम लोगों के सामने एक्सप्रेस क्यों नहीं करते कि तुमने उसका अच्छा ही चाहा था। यूसुके कहता है कि मैं हर किसी को समझाने नहीं बैठूंगा कि मैंने क्या करा है, क्या सही करा है, क्या गलत करा है, तू भी मुझे ज्यादा मत सिखा। केको और इसके बीच में झगड़ा हो जाता है और केको जाने से पहले उसे 1-2 बातें कह देती है कि मुझसे आज के बाद बात मत करना, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। यूसुके भी कह देता है कि मुझे भी तुझसे बात करने का शौक नहीं है। जैसे यूसुके बाहर आता है तो उसे दिखाई देता है कि एक बहुत ही अनकंट्रोल ट्रक सीधा चलता हुआ आ रहा है और सामने एक बच्चा खड़ा है जो कि शायद मर सकता है। यूसुके अपनी जान के बारे में बिना सोचे उस बच्चे को पकड़ता है, उड़ाता हुआ दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन खुद उस ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक सीधा उसके ऊपर चढ़ता है और यूसुके की बहुत गंदी तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें पास्ट की कहानी समझाई जाती है कि जो पहले दुनिया हुआ करती थी उसमें बीच के अंदर कोई भी स्पेस नहीं हुआ करता था। ऊपर के इंसानी लोग नीचे के नर्क में जा सकते थे और नर्क वाले लोग जो है वो ऊपर आ सकते थे। तो जो नर्क में रहते थे यानी कि योकाई मॉन्स्टर्स, वो इंसानों को मारा करते थे और बाय चांस अगर कोई इंसान नीचे नर्क में चल जाए तो उसे भी मार दिया करते थे। तो जो तीसरी दुनिया है यानी कि भगवान की दुनिया है, तो भगवानों ने इस रास्ते को बंद कर दिया ताकि इंसान और शैतान दोनों आराम से अपनी अपनी दुनियाओं में रह सके। लेकिन अब जो वो वक्त आया है कि इन दोनों के बीच का जो दरवाजा है एक बार फिर से खुल चुका है और इसलिए योकाई यानी कि
शैतान बाहर आने लगे हैं। सीन वापस स्टार्टिंग का आ जाता है और अब यहाँ पे यूस्के को समझ में आ जाता है कि उसकी डेथ हो गई है और उससे मिलने के लिए मौत की परी यहाँ पे पहुंचती है जिसका नाम बोतान था। यूस्के को सारी चीज समझाती है और इसी के साथ में स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने के बारे में कहती है। यहाँ पे हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो यूस्के के बारे में पूछा था कि वो कैसा होगा। यूस्के को इस वक्त लग रहा था कि उसे नर्क या स्वर्ग में लेके जाया जाएगा, लेकिन बोतान बताती है कि नहीं, ना तो तुम्हें नर्क लेके जाया जाएगा, ना ही तुम्हें स्वर्ग लेके जाया जाएगा, बल्कि तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाया जाएगा क्योंकि तुम एक अच्छी सोल हो। हालांकि जब बोतान ने उसकी पूरी कहानी पढ़ी थी तो लगा था कि ये बहुत ही बेकार सा लड़का है, लेकिन फिर भी उसने किसी की जान बचाई, जो कि 100 सालों में एक बार होता है। हालांकि बहुत लोग बहुतों की जान बचाते हैं, लेकिन ये स्पिरिट बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर और बहुत ही नेक दिल की है, इसलिए इसे चुना गया है स्पिरिट डिटेक्टिव बनने के लिए, यानी कि उसे जिंदा होने का मौका मिल सकता है। यूस्के को चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो कहता है कि कहना क्या चाहती हो। बोतान अपने साथ में यूस्के को मिडिल वर्ल्ड में ले आती है, जो कि दोनों दुनियाओं के बीच की दुनिया या फिर कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर, फैंटेसी भरी या फिर कह सकते हैं कि स्वर्ग जैसे लगने वाली दुनिया थी। यहाँ पे इन्हें मिलने वाले थे भगवान, यानी कि जापानीज वाले भगवान, जो कि तय करते हैं कि मरा हुआ इंसान स्वर्ग जाएगा या फिर नर्क जाएगा। अब यहाँ पे काम थोड़ा सा डिजिटल होने लग गया था। पहले की जैसे किसी की कर्म कुंडली खोली नहीं जाती है, बल्कि सीधा सीधा फास्ट फॉरवर्ड के अंदर देख के सीधा उसके सोल को नर्क या स्वर्ग में भेजा जा सकता है। अब हम यहाँ पे मेन भगवान जी के बेटे कोइनमा को देखते हैं, जो सबसे बड़े भगवान है, ये उनके बेटे हैं। ये उसके को पहले तो बिलीव नहीं होता है, लेकिन बाद में जब वो कोइनमा को मिलता है, इतनी सारी डिजिटल चीजें देखता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब तो भाई साहब वो सीधा भगवान के घर पे पहुंच चुका है। यहाँ पे कोइनमा उसे समझाते हैं कि उसके की किस्मत अच्छी है कि उसे स्पिरिट वर्ल्ड में लाया गया है और इसी के साथ में स्पिरिट डिटेक्टिव बनने का मौका मिला है, जिससे कि वो वापस जिंदा हो सकता है। उसके बदले यूस्के को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो भी कोइनमा कहेंगे। अब कोइनमा का पहला काम यही था कि वो जाके पता लगाए कि जो एक योकाई है वो अर्थ पे क्यों आया है, किस लिए आया है, उसका मोटिव क्या है। यूस्के जब ये सारी बातें सुनता है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था वापस से जिंदा होने में, इसलिए वो कोइनमा यानी कि भगवान की बात को इग्नोर करता हुआ बाहर चला जाता है। बोतान कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जिसके बाद हम एक कसिनो को देखते हैं। कसिनो के अंदर एक बहुत ही अमीर आदमी था जो कि पैसे हारता जा रहा था, जिसका नाम तारुकान है। उसके पास इस कसिनो का मालिक आता है जिसने ब्लैक कलर का कोट पहना है। इसका नाम साक्यू है, जिसने तारुकान से एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी, यानी कि वही सिंक होल, जिसके ऊपर वो अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था। तारुकान को वो एक टिप देता है कि 22 नंबर पे पैसे लगा दो। तारुकान जीत जाता है। उसके बाद तारुकान पूछता है साकियो से कि तुमने मुझसे जो जमीन खरीदी है वो क्या सोना उगलने वाली है क्या, आखिर तुमने ऐसे फालतू से खड्डे को क्यों खरीदा है। जहाँ पे साकियो कहता है कि बस वो एक नर्क की दुनिया है, जो कि हमारी दुनिया में जल्द ही योकाई को ले आएंगे। तारुकान को लगता है कि साला मजाक कर रहा है, ज्यादा पी ली होगी इसने। जिसके बाद हम बोतान को देखते हैं, जो कि यूस्के को समझाने लगती है कि तुम्हें जब इतना अच्छा मौका मिला है कि तुम वापस से अपनी दुनिया में जा सकते हो, तो तुम आखिर इसे मना क्यों कर रहे हो। यूस्के कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे पीछे बैठ के रोएगा, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के काम करने में। जहाँ मुझे भेजना है नर्क स्वर्ग मुझे भेज दो, लेकिन कोई काम अब मुझे नहीं करना है और ना ही मुझे जिंदा होना है। तो बोतान कहती है कि इतना बड़ा मौका हर किसी को नहीं मिलता है, एक बार पहले जाके देख लो, उसके बाद फैसला लेना तुम्हें जिंदा रहना है, मरना है, काम करना है, नहीं करना है। जिसके बाद में हम ओरिजिनल वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पे यूस्के का फ्यूनरल चल रहा था, क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियसली बात है वो मर ही चुका है ना। हर कोई पूरा शहर उसके फ्यूनरल के अंदर आया था। उसकी माँ बैठ के साइड में रो रही थी, स्कूल के बच्चे भी आए थे जो अभी भी सबको बुली करते ही है। किरिनो फ्यूनरल के अंदर पैसे लेकर आया था माँ को देने के लिए, क्योंकि जापानीज के अंदर ये एक रिचुअल है कि मरने वाले लोगों को भी लिफाफा दिया जाता है। तो जो बुली करने वाले बच्चे आए थे वो किरिनो से मार पीट के उसके पैसे ले लेते हैं। यहीं पे हम कुआबारा को भी देखते हैं, जो कि रोता रोता आता है और ये कहता है कि यूस्के साले मैंने तुझे मारा नहीं, मुझे तो तुझे मारना, तो तू ऐसे कैसे मर सकता है, जब तक मैं तुझे हराऊंगा नहीं तब तक मुझे मौत नहीं आएगी, तू वापस जिंदा हो। तो यूस्के हंसने लग जाता है कि ये भी सच में एक नंबर का पागल ही है। जिसके बाद वो अंदर जाता है। अंदर का माहौल थोड़ा सा गर्म हो रखा था, यानी कि सब थोड़े इमोशनल थे। इसी के साथ में वो छोटा सा बच्चा जिसकी जान यूस्के ने बचाई थी, वो उसकी माँ से पूछ लेता है कि भैया कब उठेंगे, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। अब उसे कौन बताए कि भैया तो कभी उठने ही वाले नहीं है, भैया तो मर चुके हैं। जब फ्यूनरल खत्म हो जाता है, सब चले जाते हैं, तो यूस्के की माँ और इसी के साथ में केको दोनों एक साथ बैठे थे, काफी सारी बात करते हैं यूस्के से रिलेटेड और बैठ के बहुत ज्यादा उसे याद करते, भयंकर रोने लग जाते हैं। केको एक बात बताती है कि कल ही रात हमारा बहुत गंदा झगड़ा हुआ था और झगड़े के अंदर मैंने उसे गलती से बोल दिया था कि जा तो जाके मर जा, और देखो वो सच में मर गया। जिसके बाद तो केको फूट फूट के रोने लगी कि मुझे उसे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था। ये उसके पीछे खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था और कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तू कहेगी कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा क्या। जिसके बाद अब जाके उसे थोड़ा सा इमोशनल फील होता है और वो बोतान को कह देता है कि बताओ आखिर जिंदा होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि वो इन दोनों के लिए जिंदा होना चाहता था। जिसके बाद में हम वही सीन देखते हैं कि किरिनो हर बार की जैसे पिट ही रहा था, बहुत बुरी तरीके से लड़के उसे इस कदर परेशान कर रहे थे कि शायद इस बार तो उसे जला ही देते, पैसे भी ले लिए थे, फिर भी वो किरिनो को पीटते रहते थे। तभी उड़ता हुआ वो कीड़ा जो कि पहले भी एक ड्राइवर के अंदर घुसा था, वो किरिनो के अंदर घुस जाता है। इस चक्कर के अंदर किरिनो एक तरीके से ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है, उसमें बहुत भयंकर पावर आती है और वो सबसे
सबको मारने पीटने लग जाता है। कुआबारा भी यहाँ पे आता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है, सब एक दूसरे को मार पीट क्यों रहे हैं। अब तक यहाँ पे आग लग चुकी थी और ये सारी चीजें यूस्के के घर के पीछे ही हो रही थी, तो यूस्के का घर जल जाता है। इसी वक्त केको जो कि अपने घर के अंदर थी वो रो रही थी, तो यूस्के उसके आंसू पहुंचता है। तो केको को लगता है कि जरूर यहाँ पे यूस्के आया था, वो जिंदा है, वो कहीं पे भी नहीं गया है, इसलिए वो घर की तरफ भागती है। अब जब वो बोतान को कह चुका था यूस्के कि उसे जिंदा करने के लिए वो कुछ भी करे, तो बोतान फटाफट से अपनी भगवान जी यानी कि कॉइन माँ के पास जाती है उसे जिंदा करने का प्रोसेस शुरू करने के लिए। इसी के साथ में यूस्के की माँ भी जब यूस्के को टच करती है तो उसे उसकी बॉडी गर्म दिखती है, ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें जान है, वो बस सो रहा है, वो जल्दी उठ जाएगा। अब तक यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि अगर यूस्के को जिंदा तो कर दिया जाए, लेकिन जो उसकी मरी हुई बॉडी है वो ही जल जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि उसके घर के बाहर आग लग गई थी और सारे लोग एक साथ में इकट्ठे हो गए थे। यूस्के की सोल इधर उधर घूम रही थी, अगर वो अपनी बॉडी में सही टाइम पे नहीं गई तो उसकी बॉडी जल जाएगी, फिर कोई भी काम की चीज नहीं रहेगी। यूस्के की माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा अंदर है, वो जिंदा, उसे प्लीज बाहर ले आओ, लेकिन सबको पता था कि यूस्के मर चुका है, सिर्फ उसकी बॉडी अंदर पड़ी, तो कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन केको जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो कहती है कि मैं लेकर आऊंगी यूस्के को, और वो आग को बिना देखे सीधा अंदर की तरफ चली जाती है। यूस्के को लाने वाली थी, खींच रही थी उसकी बॉडी को, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था कि वो उस बॉडी को खींच के बाहर ले आए। ऊपर से धुआं भी उसके अंदर चला गया था, तो वो बेहोश हो गई थी। यूस्के की सोल बार बार में कहती है कि उठो केको, उठो केको, लेकिन सोल आखिर किसको सुनाई देती है, किसको दिखाई देती है? वो सोल भी गिरते हुए इतने जलते हुए बड़ी सी लकड़ी को रोक लेती है। ऊपर बैठे हुए बोतान और कोइनमा जान चुकी थी कि जो यूस्के है उसकी सच में स्पिरिट बहुत ज्यादा स्पेशल स्पिरिट है, इसलिए स्पिरिट होने के बावजूद भी वो चीजों को टच कर पा रहा है। और आखिर के अंदर यूस्के कहता है कि आपको जो करना है जल्दी करो, मुझे बस जिंदा कर दो, नहीं तो मेरा जिंदा होना बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर केको को कुछ हो गया तो। यानी कि कोइनमा कुछ ऐसा काम करते हैं कि फटाफट से यूस्के की बॉडी के अंदर उसकी सोल आ जाती है, और अब जिंदा होते ही वो उस बड़े से टुकड़े को फेंक देता है और केको को उठा के बाहर लेके जाता है। अब बाहर आते ही तो सबके होश उड़ जाते हैं कि यूस्के तो मर गया था, आज उसका फ्यूनरल हुआ है, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? लेकिन वो सबको कहता है कि मैं बाद में आके समझाता हूँ, और सीधा किरिनो की तरफ भागता है, क्योंकि किरिनो एक योकाई बनने वाला था, यानी कि एक मॉन्स्टर बनने वाला था, उसके अंदर मच्छर घुसा हुआ था। भगवान जी उसे सारे रास्ते के अंदर चीजें समझाते रहते हैं कि योकाई वो होते हैं जो कि नर्क की दुनिया से आते हैं और उन लोगों पे हावी होते हैं जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं। अगर तुमने उस योकाई को बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारा दोस्त भी एक योकाई बन जाएगा, यानी कि मॉन्स्टर बन जाएगा, तुम्हें कुछ भी करके उसे मारना है। ये उसकी सारी बात सुन के फटाफट से किरिनो के पास पहुंचता है और बहुत भयंकर वाली फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट कोआबारा बेचारा लड़ के मरने वाला था, लेकिन वो जैसे यूस्के को देखता है तो देख के ही बेहोश हो जाता है कि ये जिंदा कैसे हुआ। सबसे पहले तो सबको ये टेंशन हो रही थी, जिसके बाद में यूस्के और किरिनो की बहुत भयंकर वाली फाइट होती है, यानी कि एक ज़ॉम्बी और इंसान के बीच में, जहाँ पे कहीं ना कहीं यूस्के को अभी खुद के बारे में अच्छे से नहीं पता था कि वो कितनी अच्छी तरीके से लड़ सकता है। कोइनमा उसे कहता है कि तुम इसे आराम से हरा सकते हो, अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करो, यानी कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक जगह पे अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी इकट्ठी कर लो और उसके बाद में एक जोरदार धमाका करो। अभी यूस्के को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। ऊपर से उसे अपनी दोस्त किरिनो को बचाना भी था, इसलिए वो आखिर के अंदर लड़ता बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे धमाके भी हो रहे थे। गजब का फाइट सीक्वेंस था, जिसके बाद वो किरिनो को एक जोरदार पंच मारता है, क्योंकि अब तक किरिनो की अंदर की आवाज भी बोल रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। यूस्के कहता है कि बस ध्यान लगाओ और इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे ही यूस्के एक जोरदार पंच मारता है तो किरिनो के अंदर से वो योकाई बाहर आ जाता है जो मच्छर जैसा था, और ये उसके उसे फोड़ देता है, पिचका देता है, और उसके बाद में किरिनो को, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, उसे कंधे पे उठा के लेके जाने लगता है। सेम टाइम पे वो कुआबारा को भी कहता है कि उठो और अपने दोस्तों को भी उठाओ। कुआबारा को तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये जिंदा कैसे है, वो खुद भी जिंदा है, उसके दोस्त भी मरे पड़े हैं। अगली सुबह ये उसके घर पहुंचता है, जहाँ पे वो खुद की माँ और केको को देखता है जो कि उसका इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद में हंसता हुआ बोलता है कि तू कहेगी कि मैं मर जाऊं तो मैं क्या सच में मर जाऊंगा? उसके बाद में सब आपस में रीयूनाइट होते हैं, गले वाले मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे ऊपर भगवान यानी कि बोतान और कोइनमा भी आपस में यही बातचीत कर रहे थे कि यूस्के ने अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन आगे के पड़ाव बहुत ज्यादा मुश्किल है। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि काली दुनिया से जुड़ी है। अगर वो किसी भी योकाई के पास चली गई, यानी कि मॉन्स्टर्स के पास चली गई, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। यूस्के का पहला टास्क यही है कि उन तीनों चीजों को अपने पास लाना है और भगवान के पास में जमा कराना है। हम यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि उन्हीं तीनों चीजों को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बुक, एक ब्लैक मिरर और एक बॉल तरीके की चीज है, उसे सारे ज़ॉम्बीज अपने साथ में ले लेके जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे हम 3 योकाई को देखते हैं, यानी कि भूतों में भी कुछ अच्छे भूत होते हैं और कुछ बुरे भूत होते हैं, यानी कि कुछ अच्छी पावर्स वाले होते हैं जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग तरीके के इंसानों को देखते हैं जो कि इन सारे सामानों को लेकर अपने साथ ले जाते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। यूं यूं हाकुशु की एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं गार्डन के अंदर, और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूस्के को कैसे कोइनमा ने काफी सारी चीजें समझाई थी कि 3 ऐसे वेपन्स हैं जो कि उसे योकाई से वापस लेकर आने हैं, जो कि बहुत
बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और इंसानी दुनिया को ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक गोकी नाम का योकाई है जो कि बच्चों की सोल को खींच रहा है, क्योंकि उसके पास में फर्स्ट नंबर का वेपन है जो कि एक ऑर्ब है। उसके अंदर वो हर एक इंसानी सोल खींचता है, खासकर बच्चों की सोल। जिसके बाद में हम यूस्के को देखते हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर कोइनमा और बोतान के साथ में अपनी स्पिरिट गन को चलाना सीख रहा था। हालांकि यूस्के बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिट नहीं थी कि वो गन को एक्टिवेट कर सके। और अगर वो गन को एक्टिवेट नहीं कर पाया तो ऐसी कोई खास चीज नहीं है कि वो योकाई से लड़ पाएगा। योकाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कभी भी किसी को किसी भी सूरत में मार सकते हैं। वो इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए यूस्के को स्पिरिट गन चलाना सीखना ही होगा। अब यहाँ पे यूस्के भी थोड़ा गर्म दिमाग का था, इसलिए वो भगवान जी यानी कि कोइनमा पे ही गर्म हो जाता है और कहता है कि आप मुझे मत सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं इसे चलाना जरूर सीख लूंगा। ये आपस में बहसबाजी कर ही रहे थे कि तभी इंसानी दुनिया के बारे में नहीं पता चलता है कि एक साथ में काफी सारे बच्चे अपनी जान खोते जा रहे हैं। उनकी सोल धीरे धीरे करके उनके शरीर को छोड़ती जा रही है। यूस्के बोतान के साथ में सीधा नीचे हॉस्पिटल पहुंचता है और काफी सारे बच्चों को इस बहुत ही गंदी हालत में देखता है कि बच्चों के अंदर से उनकी सोल जाती जा रही है और इसे कोई ठीक भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। इसलिए वो पूछता है बोतान से कि बताओ आखिर इस आदमी को कैसे मारना है, मैं इसे किसी भी सूरत में मार दूंगा। लेकिन बोतान मना करती है कि तुम्हें तो स्पिरिट गन भी नहीं चलानी आती है, तुम आखिर उसे कैसे मारोगे। यूस्के का कहना था कि भाई मैं उसे अपने हाथों से हरा दूंगा। जिसके बाद में हम कुआबारा को देखते हैं जो कि मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। वो यहाँ पे अपने सारे दोस्तों से माफी मांगता है क्योंकि कल की जो फाइट हुई थी उसके अंदर सब काफी ज्यादा घायल हो गए थे। हालांकि कुआबारा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन उसकी दोस्ती यारी थोड़ी सी ऐसी थी। जैसे वो यूस्के को देखता है उसके पास आता है और कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए, सबसे पहले तो ये बताओ, और कल तुमने किरीनो को इतनी बुरी तरीके से मारा क्यों था, किरीनो तो ठीक भी नहीं था। अब यूस्के उसे बिल्कुल सच बता देता है कि उसके अंदर एक योकाई घुस गया था और मैं उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यूस्के ने बिल्कुल सच कहा, लेकिन कुआबारा को ये मजाक लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया है, तुम गोली दवाई लो और तुम थोड़ा रेस्ट करो। लेकिन यूस्के बोतान के साथ में अपने नए मिशन के लिए निकल जाता है। कुआबारा अपने दोस्तों को कहता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल लग रही है। उसके दोस्त कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, तुम पागल हो गए हो। इसका मतलब है कि जैसे यूस्के काफी ज्यादा स्पेशल है, वैसे की वैसे कुआबारा भी काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उसे स्पिरिट वर्ल्ड के लोग दिखाई दे रहे हैं। बोतान हर किसी को नहीं दिखाई दे सकती है क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड से आई है, मौत की परी है। तो कुआबारा के अंदर भी एबिलिटीज तो है। जिसके बाद में हम यूस्के को देखते हैं, वो बोतान के साथ में गार्डन में जाता है और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन से बच्चे घायल होते जा रहे हैं और इसी के साथ में उस योकाई को ढूंढने की भी कोशिश कर रहा है जो कि इन सबके पीछे है। इस योकाई का नाम गोकी है। बोतान बताना शुरू करती है कि वो इंसानों के बीच में ही रहता है, आज से कई सालों पहले से वो यहाँ पे रह रहा है, इसलिए उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो इंसानों जैसा बिहेव करता है और इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ऑलमोस्ट वो पूरी की पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकते हैं अगर उनकी भूख ज्यादा बढ़ गई तो। हालांकि इस वक्त वो अपनी भूख बच्चों से मिटा रहा है क्योंकि बच्चों से उसे ज्यादा पावर्स मिलती है। वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है उस ऑर्ब के अंदर। जब जब उसे एनर्जी की जरूरत होती है तो वो उसके अंदर से सोल निकाल के खा जाता है और बच्चे मर जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो उसी ऑर्ब के अंदर स्टोर करके रखता है। तो यही कोइनमा का मिशन था कि उस ऑर्ब को लाके कोइनमा को जमा कराना है। अब यहाँ पे यूस्के को गोकी को ढूंढना था, यानी कि इसी योकाई को ढूंढना था। जिसके बाद में यूस्के सीधा केको के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वही प्यारा सा बच्चा मिल जाता है जिसकी वजह से ये सारी की सारी कहानी शुरू हुई थी। बच्चा आते ही यूस्के को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। बच्चा बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे बाकी सारे दोस्त बहुत ज्यादा बीमार हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। यूस्के पूछता है बताओ आखिर तुम्हारे दोस्त कहाँ पर है, क्या तुमने देखी थी वो जगह। तो ये बच्चा अपने साथ में यूस्के को उसी गार्डन के अंदर ले जाता है जहाँ पे बैक टू बैक बच्चे बेहोश होते जा रहे थे और यही वो टाइम था जहाँ पे यूस्के ने गोकी को देख लिया था। वो बच्चों की सोल को अब्सॉर्ब कर रहा था, उस ऑर्ब के अंदर भरता जा रहा था। जिसके बाद तो यहाँ पे इनकी भयंकर वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक योकाई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। यूस्के जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल मामूली इंसान है और धीरे धीरे अपनी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर रहा है। गन चलानी उसे नहीं आती है इसलिए बुरी तरीके से पिट रहा है। और ये जो गोकी है वो तो एक रेड कलर का हल्क बन चुका था और यूस्के को भयंकर बुरी तरीके से मारता है। हम यहाँ पे एक और योकाई को देखते हैं जिसका नाम कुरुमा है। रेड कलर के बाल है लेकिन वो इस फाइट को देख के यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे वो बच्चा आ जाता है और ये गोकी नाम का रेड हल्क कहता है कि ये बच्चा कितना टेस्टी लग रहा है, मैं तो इसे खा के ही रहूंगा। और कहीं ना कहीं उसने इस छोटे से बच्चे की सोल को ले ली थी, जिसके बाद तो यूस्के का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को इतना ज्यादा पावरफुल तरीके से यूज करता है कि गन बहुत बड़ा धमाका करती है और गोकी कहीं ना कहीं मर जाता है। फाइनली वो जो ऑर्ब था वो रिलीज हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी सोल्स जमा थी वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। जितने भी बच्चे बेहोश थे वो सब ठीक हो जाते हैं। यूस्के का पहला मिशन का पहला जो वेपन था फाइनली वो उसने इकट्ठा कर लिया था और जाके वो भगवान जी को यानी कि कोइनमा को सबमिट कर देता है। जिसके बाद में हम साकियो को देखते हैं। यही बिल्डर बुढ़ा जो कि बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन बहुत ज्यादा लालची भी है। उसने एक परी को अपने पास कैद कर लिया था, ऐसी योकाई जो कि बहुत अच्छी थी। और कहते हैं ना कि मॉन्स्टर्स के बीच में
अच्छे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। तो ये वही योकाई थी जो कि जिसे हम परी कह सकते हैं। उसके जब आंसू गिरते हैं तो वो मोतियों से भी ज्यादा बेशकीमती होते हैं। ये बात साकियो को पता थी, इसलिए वो इस परी को जेल के अंदर डाल के उसे भयंकर टॉर्चर करता है, सिगरेट बुझा देता है। इस चक्कर में उससे आंसू निकलता है, लेकिन उसे टॉर्चर करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे एक और गार्ड था जो कि इस परी की मदद कर रहा था। इस परी का नाम योकिना है और वो योकिना को कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद हम तीसरी योकाई को देखते हैं जिसके अंदर तीसरी आंख भी है और वो भी बहुत ही भयंकर वाले वेपन के साथ घूम रहा है, ब्लेड, जिसकी पावर के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर के योकाई के बारे में ये उसके बोतान से पूछता है जिसका नाम कुरुमा है, यानी कि रेड हेयर वाला। उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, हालांकि वो इंसानी दुनिया में रह रहा है, इंसानों के बीच में रह रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके पास में सबसे भयंकर वेपन मिरर ऑफ डार्कनेस है जो कि किसी की भी विशेष को पूरा कर सकती है। अगर कुरुमा की कोई गलत विश हुई तो वो इंसानी दुनिया को बहुत ज्यादा खतरा पहुंचा सकता है। वो कुरुमा को ढूंढना है कि आखिर वो कौन है, क्या करता है, उसके बारे में डिटेल्स पता लगानी है। और इसी के साथ में ये सारी की सारी बातें कुआबारा भी सुन लेता है कि उसके आखिर बोतान से बातें कर रहा है और इतनी भयंकर बातें, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड और योकाई, तो ये सब बातें रियल है या फिर सच के अंदर यूस्के किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। अब यहाँ पे हम यूस्के को देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली कुरुमा का बैक टू बैक पीछा करता जा रहा है, मार्केट से लेके उसकी हर एक एक्टिविटी पे। यहाँ पे हम बोतान और कोएनमा को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये हो सकता है कुरुमा की कोई चाल हो, क्योंकि योकाई बहुत ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और ताकतवर होते हैं, तो वो किसी को भी छल से फंसा सकते हैं। लेकिन हम यूस्के को देखते हैं जो कि कुरुमा का पीछा करते करते एक हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। कुरुमा अपने साथ में फूल लेके हॉस्पिटल पहुंचा था। यहाँ पे उसकी माँ एडमिट थी और तब पता चलता है कि उसकी माँ इतनी ज्यादा बीमार है कि अपनी एकदम आखिरी स्टेज पे है। कुरुमा बताता है अपनी माँ को कि ये देखो माँ, मेरा दोस्त भी आया आपसे मिलने के लिए। यूस्के उस वक्त क्या कह पाता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता, नमस्ते वगैरह करके यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे कुरुमा अपनी पूरी स्टोरी यूस्के को बताता है कि जल्द ही वो डार्कनेस ऑफ मिरर उसे दे देगा, लेकिन उससे पहले एक बार के लिए उसे इस्तेमाल करने दे, क्योंकि जल्द ही पूनम का दिन आने वाला है और फुल मून वाले डे पे ही आप उस मिरर से कोई भी इच्छा मांग सकते हो। कुरुमा काफी सालों से इंसानी दुनिया में रह रहा था। जिस वक्त वो योकाई था, बुरा योकाई था, तो बचने के लिए एक औरत के पेट में चला गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी कि उसकी माँ 17 से 18 साल तक कुरुमा अपनी माँ के साथ में रहा और उसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई, उसका दिल पिघल गया, इसलिए वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। हालांकि वो एक योकाई है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन अब उसे ऐसे बुरे काम नहीं करना, क्योंकि वो 17-18 साल से इंसानी दुनिया पे इंसानों के बीच में रह रहा है। यूस्के जब ये सारी बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं समझने लगता है कि कुरुमा किस चीज से गुजर रहा है। अब यहाँ पे कुरुमा बताता है कि उसकी माँ आखिरी स्टेज पे है कैंसर के, अगर उसने अपनी माँ की जिंदगी नहीं बचाई तो उसकी माँ मर जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो एक योकाई होने के नाते वो खुद की जान कुर्बान कर देगा, लेकिन अपनी माँ को जरूर बचा के रहेगा। अब फाइनली जब ये बातें बोतान और कोएनमा को ऊपर बैठे बैठे स्वर्ग के अंदर समझ में आती है कि ये वाला योकाई इतना बुरा नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा है, तो इन्हें भी बुरा लगता है। लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट हो सकता है कुरुमा बुरा भी हो। जिसके बाद में हम कुआबारा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही अपने दोस्तों को बार बार मिलने के लिए आया करता था और साथ ही में यूस्के की सारी एक्टिविटीज भी देख रहा था। यहाँ पे हम यूस्के को देखते हैं जो कि केको के पास में खाने के लिए गया था और वहाँ पे उसे पूछता है कि क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बुरे होने के साथ साथ में अच्छे भी हो सकते हैं। यहाँ पे केको कहती है कि कभी भी किसी इंसान के लिए जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम्हें भी तो हर कोई बुरा ही मानता है, लेकिन देखो तुम हर किसी की जान बचाते हो, हर किसी के लिए अच्छा करते हो, तो हो सकता है कि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं है। यानी कि अब यूस्के को समझ में आ गया था कि कुरुमा एक योकाई होने के बावजूद भी बहुत अच्छी सोल है और वो अपनी माँ को सच में बचाना चाहता है। जिसके बाद में बोतान फटाफट से उसके पास आती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है कि एक ऐसी बात थी मिरर ऑफ डार्कनेस के बारे में जो कि इन लोगों ने यूस्के को बताई नहीं थी। वो बात ये है कि मिरर ऑफ डार्कनेस आपकी इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन उसके बदले में आपसे सबसे कीमती चीज ले लेता है और वो है आपकी जान। जो भी उसे इस्तेमाल करेगा उसकी जान चली जाएगी। लेकिन अब यूस्के को पता था कि कुरुमा उसका इस्तेमाल करने वाला है अपनी माँ को ठीक करने के लिए, इसका मतलब है कि उसकी खुद की जान चली जाएगी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो कुरुमा को बचाने के लिए जाता है। इतनी ही देर में कुआबारा उसके सामने आ जाता है और ऐसा करने के लिए मना करता है। तो यूस्के कहता है तुझे अभी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो तू दूर रह, इन सब चीजों से जितना हो सके उतना दूर रह। लेकिन कुआबारा फिर भी यूस्के का पीछा करता ही रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरुमा ने मिरर ऑफ डार्कनेस से फुल मून के अंदर अपनी विश मांगी कि उसकी माँ की जिंदगी उसे वापस मिल जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मिरर ऑफ डार्कनेस जो है वो कंटिन्यूअसली कुरुमा को अपने अंदर खींचता जा रहा था। एक बहुत ही अजीब तरीके का वर्ल्ड बन गया था। मिरर ऑफ डार्कनेस के अंदर लोगों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी, तो किसी की जान लेने की भी शक्ति थी। अब सेम टाइम पे यहाँ पे यूस्के आ जाता है जो कि उसकी जान बचाने के लिए सीधा इसी के अंदर कूद जाता है। कुआबारा उसे बहुत मना करता है कि मत जा तेरी जान चली जाएगी। लेकिन यूस्के अब इस योकाई के ऊपर विश्वास कर चुका था कि कुरुमा बुरा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए इस मिरर ऑफ डार्कनेस के अंदर जाके उसे कहता है कि तुम कुरुमा की जान बख्श दो, इसके बदले तुम मेरी आधी जिंदगी ले लो। मिरर ऑफ डार्कनेस ने बिल्कुल ऐसा ही करा और इन दोनों को ही उठा के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब था कि
कुरुमा ने अपनी माँ की जान मांगी थी तो उनकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और रही बात यूस्के की, तो उसने अपनी आधी जिंदगी कुरुमा के चक्कर में दान कर दी। कुरुमा भी उठ जाता है और इसी के साथ में ये माँ बेटे एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, तब जाके यूस्के को बहुत ज्यादा खुशी होती है। कुरुमा तो हद से ज्यादा रोने लग जाता है कि यूस्के ने उसके लिए अपनी आधी जिंदगी दे दी। जिसके बाद में यूस्के यहाँ से बाहर जाने लगता है और कुवाबारा हद से ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। फाइनली वो यूस्के के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि तुम्हें खो ही दिया था, लेकिन अब फाइनली यूस्के और कुवाबारा के बीच में भी बहुत गजब की दोस्ती हो जाती है क्योंकि कुवाबारा भी ये सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहा था, महसूस कर रहा था। इसी के साथ में हम तीसरे नंबर के योकाई को देखते हैं क्योंकि यूस्के ने सेकंड नंबर का यानी कि मिरर ऑफ डार्कनेस भी पा लिया था और भगवान जी को सबमिट जरूर कर दिया है। तो अब तीसरे नंबर की योकाई की बारी आती है जिसका नाम हिए है और उसके पास में ब्लेड है, डार्कनेस ऑफ ब्लेड, जो कि कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पे वो उसी मोती को चुरा लेता है जो कि साकियो के पास में था। अब साकियो का एक मोती भी चोरी हो जाना उसे बहुत ज्यादा लॉस दे जाता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना महंगा मोती था, आखिर वो चोरी हो गया। अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? वो तारुकान को कॉल करता है कि मेरी मदद करो। तो तारुकान कहता है कि एक काम करो, मुझे उस लड़की को टॉर्चर करना अच्छे से आता है, तो तुम योकिना को मेरे पास ले आओ और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरी और उससे निकले सारे आंसू जो मोती बन जाएंगे वो भी मैं तुम्हें ही दे दूंगा। साकियो बात मान जाता है और योकिना को ले जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पे तारुकान अपने सबसे वफादार बॉडीगार्ड का नाम लेता है जिसका नाम तोगोरो होता है, जो कि हट्टा कट्टा आदमी है और ये दो जुड़वा भाई है। और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 1 नंबर की वेब सीरीज है गाइस, 3 एपिसोड्स और बचे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। यू यू हाकुशु के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूस्के को अब एक नए मिशन के लिए भेजा जा रहा था, यानी कि तीसरे नंबर की ब्लेड लेने के लिए, जो कि जादुई खंजर था और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स थी। जिसके पास में भी वो आएगी वो उसकी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। तो यूस्के को हिए को पकड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों ही मिलके तारुकान के घर पे आए थे, यानी कि उस मोटे बिल्डर के घर पे, और हिए असल के अंदर उस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था, यानी कि युकिना को, जो कि व्हाइट कलर की बहुत सुंदर सी परी लग रही थी। लेकिन जब यूस्के हिए के ऊपर अटैक करता है तो हिए काफी ज्यादा ताकतवर योकाई था, यूस्के उसे हरा नहीं पाता है। और यहाँ पे हिए का कहना था कि वो किसी भी इंसान के ऊपर तलवार का इस्तेमाल नहीं करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग योकाई होने के कारण अपने काफी सारे काम खुद से कर लेता है। और फालतू के अंदर यूस्के, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, तो उसके किसी भी काम के आगे नहीं आए, अड़ंगा ना अड़ाए और यहाँ से चला जाए। ये बात कहीं ना कहीं यूस्के को बहुत ज्यादा हिट कर जाती है क्योंकि वो हिए से नहीं लड़ पाया था, अपनी स्पिरिट गन को नहीं चला पाया था और उसे हार गया था। जिसके बाद हम तारुकान को देखते हैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और साकियो को कॉल करके बताता है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, कोई आके हो सकता है उस परी को मेरे से चुरा के ले जाए और उन सारे हीरो को भी चुरा के ले जाए, तो कुछ भी करो, बस मुझे दूसरी जगह पे शिफ्ट करो। इसलिए साकियो ने अपने ही आइलैंड पे तारुकान को बुला लिया था और इसी के साथ वो सुंदर सी योकाई यानी कि युकिना को भी यहीं पे शिफ्ट करा लिया था। अब साकियो अपने साथ में तारुकान को लेके एक ऐसे हॉल में आता है जहाँ पे और भी बड़े बड़े से नामी गिरामी लोग, अमीर लोग, बिल्डर्स लोग बैठे थे और उन सब के सामने गेम चल रहा था, योकाई के बीच में फाइट का गेम। तारुकान को कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फिर भी साकियो कहता है कि बैठ के जरा एंजॉय तो करो। यहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े योकाई आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट था तोगोरो, जो कि काफी ज्यादा हट्टा कट्टा मोटा बलवान आदमी था, और दूसरा योकाई जो कि जानवर के फॉर्म के अंदर था। अब सारे लोग पैसे जानवर के ऊपर लगाते हैं क्योंकि सबको लगा था कि ये इंसान क्या ही कर पाएगा, लेकिन तोगोरो के पास में खुद को 100% बढ़ाने की पावर थी और इस जानवर के सामने वो खुद को मात्र 30% बढ़ाता और इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि एक पंच के अंदर वो इस जानवर को जान से मार देता है, यानी कि तोगोरो के पास में गजब की पावर्स है। इसलिए अब साकियो बिलीव दिलाता है तारुकान को, यानी कि इस मोटे बिल्डर को, कि आज से तुम्हारा बॉडीगार्ड तोगोरो है, तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वक्त जब युकिना को शिफ्ट करके जेल के अंदर डाला जा रहा था इस आइलैंड पे, तो पता चलता है कि ये केज तो खाली है। वही गार्ड जो कि युकिना को बचाना चाहता था अपने साथ में हेलीकॉप्टर पे लेके भाग ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे तोगोरो का एक भाई आ जाता है जो कि छोटा बोना लंबे बालों वाला था और इसी वक्त बेचारे इस गार्ड की बहुत ही गंदी वाली मौत कर देता है, इसके अंदर चाकू घुसा देता है और उसके बाद में युकिना को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि तुमने भागने की सोची भी कैसे। इस चीज को देख के युकिना बहुत जोर जोर से रोती है क्योंकि उस गार्ड ने उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके बदले उसे काफी सारे मोती मिल गए और तारुकान को तो मजे आ गए कि इस आइलैंड पे आते ही तुमने इस लड़की को रुला दिया और काफी सारे मोती ले लिए। साकियो यहाँ पे तारुकान को कहता है कि तुम आराम से यहाँ पे जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो ये बॉडीगार्ड्स को याद करना, ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तब जाके तारुकान को थोड़ी सी सांस में सांस आती है। जिसके बाद हम यूस्की को देखते हैं, बोतान आके उसे बताती है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को और बढ़ाने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। यूस्की का कहना था कि उसे किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन बोतान और कोइनमा दोनों को लगता है कि यूस्की को ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि वो आने वाले खतरों से इजीली लड़ पाए। अब जब ट्रेनिंग का नाम सुना तो कुवाबारा कहाँ पीछे रहने वाला था, वो कहता है कि अकेले ट्रेनिंग पे क्यों
जाएगा यूसुके, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। अब बोतान अपने साथ में इन दोनों को लेके गेनकाई के पास पहुंच जाती है, जो कि एक मास्टर है, बहुत अच्छी मास्टर है, जो कि इन दोनों को अपनी स्प्लिट एनर्जी यूज करने के बारे में काफी सारी चीजें सिखा सकती है। दोनों लड़ते लड़ाते अब गेनकाई के इस आश्रम वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद में गेनकाई इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। यूसुके को अपनी स्प्लिट एनर्जी से एक उंगली के ऊपर खड़े रहने की ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें इसी के ऊपर खड़े रहना है। यूसुके का स्टार्टिंग टाइम बहुत कम था, 2-5 मिनट, और वो बार बार में गिर जाया करता था। यूसुके को फाइट करना सीखना था, लेकिन इस वक्त गेनकाई उसे सिर्फ और सिर्फ एक उंगली पे खड़ा रहना सिखा रही थी। वहीं पे कुवाबारा को कहा गया था कि तुम्हें एक लकड़ी से इस चट्टान को तोड़ना है। यूसुके को अब ये ट्रेनिंग करते करते गुस्सा आने लगा था और उसे लगता है कि गेनकाई उसकी पावर्स नहीं जानती है, इसलिए वो गेनकाई के ऊपर ही हमला कर देता है और अटैक करके लड़ने लगता है। लेकिन गेनकाई काफी ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हद से ज्यादा पावरफुल थी। वो एक ही बार में यूसुके को हरा देती है और कहती है कि बच्चों वाली हरकतें मुझसे मत करो। अगर तुम्हें कोइनमा ने भेजा है सीखने के लिए तो चुपचाप यहाँ पे सीखो, और जब इतनी हिम्मत कर पाओ, मुझसे लड़ पाओ, तब आके लड़ना। यूसुके को समझ में आ गया था कि गेनकाई काफी ज्यादा ताकतवर है, तो चुपचाप उनकी बताई हुई चीजों को सीख लेना चाहिए। दूसरी तरफ कुवाबारा लकड़ी से कंटिन्यूअसली इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, हर वार के ऊपर लकड़ी टूट रही है, लेकिन फिर भी कुवाबारा हार नहीं मानता और बैक टू बैक उस चट्टान के ऊपर अटैक करता जाता है। इस बात से कहीं ना कहीं यूसुके को हंसी भी आती है और बुरा भी लगता है कि जब कुवाबारा इतने दिल से उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर सकता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे हिये को देखते हैं, जिसके पास में वही जादुई खंजर था और कुरुमा उससे वो खंजर मांगने के लिए आता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो ये खंजर तुम मुझे वापस दे दो, मैं यूसुके को लौटाना चाहता हूँ। उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, मेरी माँ को ठीक किया है और मुझे जिंदा भी करा है। हिये को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि तुम्हें इंसानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। कुरुमा कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसका मतलब है गाइस कि वो जो व्हाइट कलर की ड्रेस वाली लड़की है युकिना, वो हिये की बहन है, यानी कि तीसरी आंख वाला जिसने सर पे पट्टी बांध रखी है, इसकी बहन है वो। इसी के साथ हम साकियो को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के पास में आया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मिशन चल रहा था, जो दो दुनियाओं को अलग करके बीच में गैप बना रहा था। यानी कि भगवान जी ने मिलके जिस दुनिया को पैक कर दिया था कि नर्क से कोई भी मॉन्स्टर या फिर योकाई निकल के इंसानी दुनिया में ना घुसे, अब साकियो उसी के अंदर एक होल करना चाहता था। लेकिन इसके लिए नहीं बहुत ज्यादा पैसा, बहुत बड़ी फैसिलिटी और बहुत बड़ी जगह की जरूरत थी। यही कारण था कि साकियो आते जाते बड़े बड़े बिल्डर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनसे पैसा लिया करता था। तोगुरो को भी पता था और तोगुरो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था कि उसके जैसे और कई सारे लोग वापस से इंसानी दुनिया में आके उनके ऊपर कब्जा करने वाले हैं। हम यहाँ पे यूसुके को देखते हैं, जो कि सीखता सीखता काफी ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर चुका था, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी बहुत तो कमी थी ही। यहाँ पे गेनकाई कहती है कि अगर तुम्हें कोइनमा ने भेजा है तो तुम्हें कुछ तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, आखिर तुमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाई गई है तो तुम अपनी उम्मीदों पे खड़े क्यों नहीं उतरते हो। बोतान भी पूछती है कि प्रैक्टिस कैसी चल रही है, लेकिन गेनकाई का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि यूसुके सीखने के लिए तैयार ही नहीं था, वो बहुत ही बेकार प्रैक्टिस कर रहा था। कोइनमा भी बोतान से पूछते हैं कि बताओ आखिर ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जहाँ पे बोतान कहती है कि गेनकाई का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है और वो इन दोनों को यहाँ से भगा सकती है। यहाँ पे यूसुके परेशान होता होता ट्रेनिंग करता करता थक गया था, बाहर आ जाता है और कुवाबारा बैक टू बैक लकड़ियां तोड़ रहा था उस चट्टान को तोड़ने के लिए। कुवाबारा के हाथ से खून निकल चुका था, फिर भी वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बैक टू बैक बस यही सोच रहा था कि उसे यूसुके से ज्यादा पावरफुल बनना है, यूसुके से ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ना है, वो हार नहीं सकता है। आखिरकार कुवाबारा ने खुद की एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि उसके अंदर भी स्प्लिट एनर्जी जनरेट हो गई और वो एक लकड़ी को तलवार बना देता है और उसके बाद में चट्टान को काट देता है। यहाँ पे जाके कुवाबारा का मिशन तो पूरा होता है, यानी कि गेनकाई ने जो उसे सिखाया था कि उसकी स्प्लिट एनर्जी वो किस तरीके से डेवलप कर सकता है, कुवाबारा ऐसा कर पाता है। यूसुके को ये चीज देख के लगता है कि वो कैसे पीछे रह सकता है, इसीलिए अगले दिन वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करता है कि फाइनली गेनकाई ने जैसा सिखाया था एक उंगली के ऊपर अपना पूरा ध्यान फोकस करना, बिल्कुल यूसुके वैसा ही करता है। लगभग 15 दिनों से ये दोनों ही लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। गेनकाई का कहना था कि यूसुके के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो इस चीज को सीख रहा है तो आगे जाके उसे इस चीज का काम में लेना है, लेकिन कभी भी अपने सर के ऊपर प्राउड नहीं करना है कि उसे इतनी सारी चीजें आती है, वो लोगों की भलाई के लिए ये सब चीजें सीख रहा है। ये उसकी गेनकाई की बताई हुई हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और आखिरकार अब वो अपनी सीखी हुई स्प्लिट एनर्जी का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता है, बहुत अच्छा सा ब्लास्ट करके दिखाता है। जब सब उसकी स्प्लिट एनर्जी देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि यूसुके के अंदर हद से ज्यादा स्प्लिट एनर्जी है, अगर वो किसी के ऊपर ब्लास्ट करे तो आराम से किसी को भी जान से मार सकता है। ये स्प्लिट एनर्जी कह सकते हैं कि बाहर तक आ चुकी थी, कह सकते हैं कि उस आइलैंड पे जहाँ पे साकियो, तोगुरो और बाकी सारे योकाई रहते थे और इन्हें पता चल गया था कि कोई ना कोई तो ऐसा आया है जिसमें स्प्लिट एनर्जी हद से ज्यादा है। जब यूसुके और कुवाबारा एक साथ में कमरे के अंदर बस पोछा लगा रहे थे, अपनी मस्तियां कर रहे थे, तभी गेनकाई आती है और यूसुके से बहुत सीरियस वाली बात करती है कि तुम्हें अब जिम्मेदारियां बहुत सारी दी जा रही है। मैं अब तक इस किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी सारी पावर्स का अधिकारी बने और उसके बाद में उन पावर्स को आगे लेकर जाए। मैं नहीं चाहती थी कि ये पावर्स कभी भी फेल हो जाए या फिर किसी गलत इंसान के हाथ में जाए, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी पावर्स किसको देनी है, तुम्हें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करना है।
उसके बाद में गेनकाई अपने अंदर से निकाल के इन्फिनिटी पावर जो थी स्पिरिट वर्ल्ड से रिलेटेड वो सब कुछ यूस्के को दे देती है और कहती है कि सही समय पे ये तुम्हारे काम आएगी, बस इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना, सही इंसानों के लिए करना, स्पिरिट वर्ल्ड के लिए करना। यूस्के उस पावर को अपने अंदर फील करके बहुत अच्छा सोचता है कि मतलब गेनकाई ने उसे अपना सब कुछ दे दिया है। आखिरकार इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। यूस्के और कुवाबारा यहाँ से जाते और जाने से पहले गेनकाई को कहते हैं कि हम आपसे मिलने आते रहेंगे। गेनकाई भी इन बच्चों से अटैच हो चुकी थी और कहती है कि अपना ध्यान जरूर रखना। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गेनकाई अपनी बहुत पुराने टाइम के अंदर जब यंग हुआ करती थी और जब ये सब मार्शल आर्ट और ये सारी चीजें स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ी हुई एनर्जी वगैरह सीखा करती थी, तो तोगोरो भी उसी के साथ में था। लेकिन तोगोरो ने गलत शक्तियों को चुना जबकि गेनकाई ने अच्छी शक्तियों को चुना। ये दोनों ही योकाई है, यानी कि जो गेनकाई है वो भी एक योकाई है, यानी कि दूसरी दुनिया से आई हुई मॉन्स्टर, लेकिन उसने अच्छाई चुनी। जबकि तोगोरो को पैसा, लालच और बुरी शक्तियों को चूज करना ज्यादा ठीक लगा, इसलिए वो साकियो के साथ में काम कर करके और ज्यादा बुरा बन गया। तोगोरो यहाँ पे गेनकाई की पावर्स को लेने के लिए आया था, लेकिन गेनकाई ने अपनी पावर्स यूस्के को दे दी थी, तो उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए तोगोरो अब उसे जान से मार देता है, बहुत गंदा वाला ब्लास्ट करके। हालांकि गेनकाई तोगोरो को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, क्योंकि एक वक्त था जब ये दोनों कपल हुआ करते थे। इन तोगोरो ने बुराई का रास्ता चुन के खुद को बहुत अजीब कर लिया और बहुत ज्यादा बुरा कर लिया। इसी वक्त हम देखते हैं कि यूस्के केको के रेस्टोरेंट के अंदर मस्त बैठ के खाना वाना खा रहा था, उससे बातचीत करता है। ये लोग कुछ और बात कर पाते और केको उसे छोड़ने के लिए बाहर जाती उससे पहले तो केको को किसी ने किडनैप कर लिया था। यूस्के को लगता है कि केको की आवाज आनी कैसे बंद हो गई। जैसे वो पीछे देखता है तो उसे कोई अपने साथ लेके भाग रहा था। इसी वक्त कुवाबारा के पास में बोतान आती है और बताती है कि यूस्के एक मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, जल्दी जाओ उसके पास में। यहाँ पे यूस्के भागता हुआ आता है क्योंकि उसने हिये को देख लिया था अपने साथ में केको को ले जाते हुए, इसलिए आते ही वो हिये के ऊपर बहुत गंदा अटैक कर देता है। ये दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं, लेकिन असली बात तो ये थी कि केको को हिये ने नहीं बल्कि तोगोरो के भाई ने किडनैप करा था। असल के अंदर वो यूस्के को इसी आइलैंड पे बुलाना चाहता था, इसलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को केको को उठा के यहाँ पे ले आया और उसे इंजर्ड करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ यूस्के हिये को ही असली विलन समझ के बहुत गंदी वाली फाइट कर रहा था। सही टाइम पे यहाँ पे कुरुमा आ जाता है और इन दोनों को रोक देता है और बताता है कि तुम दोनों आपस के अंदर मत लड़ो। हिये की बहन के बारे में पता चल चुका है और यूस्के की फ्रेंड के बारे में पता चल चुका है। केको को भी युकिना के साथ में ही बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कुरुमा इन दोनों को बताता है कि ये सब कुछ साकियो का किया धरा है, वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसके कारण हम लोगों को बुलाना चाहता है। हिये की बहन युकिना को उसने पहले से ही पकड़ रखा था, और रही बात यूस्के की फ्रेंड की, तो आखिर उसे पकड़ने के पीछे क्या रीजन हो सकता है ये तो जाके ही पता लगाना पड़ेगा। अब यूस्के कहता है कि मुझे मेरी फ्रेंड को बचाना है और मैं तुम्हारी बहन को भी बचा लूंगा, तुम मेरी मदद करो, हम सब मिलके चलते हैं उस आइलैंड पे और जिसने भी उन्हें पकड़ा है उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा के आते हैं। हिये ने कहीं ना कहीं इसके बदले अपना जादुई खंजर देने के बारे में भी सौदा कर लिया था कि अगर उसकी बहन उसे सही सलामत मिल गई तो वो उस जादुई खंजर को भी लौटा देगा। और इसी वक्त यहाँ पे कुवाबारा आता है भागता हुआ, ये कह के कि यूस्के तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही वहाँ पे लड़ लोगे, तुम मेरे बिना एक मिनट भी नहीं टिक पाओगे। हालांकि ये सब तो काफी ज्यादा एनर्जी वाले लोग हैं, लेकिन कुवाबारा में थोड़ी कम एनर्जी थी, फिर भी वो इन लोगों के साथ में जाता है। और इसी वक्त साकियो का भेजा हुआ एक आदमी यहाँ पे आता है जो कि इन सबको उस आइलैंड पे चलने के लिए इनवाइट करता है कि साकियो ने आप सभी के लिए इनविटेशन भेजा है, यानी कि इन्हें ले जाने वाली गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच गई थी। चारों एक यूनिटी बन के, ग्रुप बन के उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग विजुअल्स है। तो मिलते हैं 4th एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। यू यू हाकुशु के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब ये चारों के चारों ही एक शिप के ऊपर सवार हो गए थे। जैसा कि साकियो ने इन सब के लिए शिप भेजी थी इन सबको आइलैंड पे बुलाने के लिए। यहाँ पे यूस्के का पूछना था कि क्या केको बिल्कुल ठीक है, मुझे केको के बारे में बताओ। एक आदमी कहता है कि केको आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर आप साकियो के कहने पे एक एक योकाई से लड़ेंगे और उनसे जीत जाएंगे तो आप उस लड़की को आराम से लेके जा सकते हैं। कुरुमा अब साकियो का खेल समझ चुका था, वो अच्छी तरीके से जानता था कि साकियो को गैम्बलिंग करने का बहुत शौक है और वो पैसे इकट्ठे करता है। किस चीज के लिए इकट्ठे करता है वो कुरुमा को नहीं पता था, लेकिन उसे ये चीज तो पता चल गई थी कि यहाँ पे एक गैम्बलिंग होने वाली है, जुआ लगने वाला है। इन चारों के ऊपर एक एक को योकाई से लड़ाया जाएगा और खूब सारे पैसे इकट्ठे करे जाएंगे। इस बात से यूस्के को बहुत गुस्सा आता है कि साला पागल है क्या, हमारे ऊपर जुआ खेलेगा। इसी के साथ में हम तारुकान को देखते हैं, ये मोटा बिल्डर यहाँ पे बैठा था और कहीं ना कहीं साकियो उसको फंसाने के चक्कर में था कि उसे मोटी सी रकम ले सके। हेड एंड टेल का गेम खेलता है और खुद की बाजी आजमाता है। उसके सामने बस ऐसा दिखाता है कि वो कभी नहीं मर सकता है, ताकि ये तारुकान भी साकियो के ऊपर भरोसा कर सके और अपनी मोटी अच्छी खासी रकम गैम्बलिंग के अंदर लगा सके। वो बंदूक के अंदर बस एक गोली डालता है और उसके बाद में खुद की किस्मत आजमाता है कि मैं कभी भी नहीं मर सकता, अगर मैंने कोई चीज कह दी तो वो बिल्कुल सच होगी। तारुकान एकदम कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाता है कि भाई साहब साकियो के बताई हुई चीजों पे अगर पैसे लगाए जाए तो आराम से डबल टिबल हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम ऊपर स्वर्ग के अंदर कोइनमा को देखते हैं जो कि बोतान से बात कर रहा था। बोतान का कहना था कि आपने यूस्के को अभी
तक नहीं बताया कि गेनकाई यानी कि मास्टर की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे कोइनमा को कहना था कि उसके को एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। अगर इस वक्त गेनकाई के बारे में बता दिया तो शायद वो कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसी के साथ में हम आइलैंड पे देखते हैं केको को यहाँ पे हल्का सा आभास होता है कि जैसे यूसुके यहाँ पे पहुंच चुका है, और सेम उसी टाइम पे हम देखते हैं कि चारों के चारों उतर चुके हैं और इन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको आगे जाके फाइट बैक करनी है, तो आप आगे बढ़िए। लेकिन कुछ ही दूर बढ़ते ही ये को अपना रास्ता अलग चुनना था। वो कहता है कि मैं इनसे अलग लड़ूंगा, तुम तीनों का रास्ता अलग करो, मैं अपनी बहन को ढूंढ निकालूंगा। और वो इन तीनों को ही छोड़ के जंगल के अंदर भाग जाता है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी सी फैक्ट्री आती है और तभी यहाँ पे एक योकाई आ जाता है जो कि दिखने में हद से ज्यादा खराब लग रहा था कि वो पावरफुल है, शातिर है, इंटेलिजेंट है और जिसके साथ भी लड़ेगा उसे सच में मार डालेगा। तो यहाँ पे कुरुमा कहता है कि इससे मेरा पुराना हिसाब किताब बाकी है, तुम लोग आगे बढ़ो, मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन इस योकाई का कहना था कि कुरुमा तुम इंसानों से दोस्ती कब से करने लग गए, क्या इन्हें तुम्हारी असली शक्ल पता है? इसका मतलब है कि कुरुमा का भी कोई रूप है जिसे उसने छुपा के रखा है। तो यहाँ पे कुरुमा कहता है कि इन लड़कों का हमारे दोनों के हिसाब किताब में कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो यूसुके और कुवाबारा को यहाँ से आगे भेज देता है और खुद रुक जाता है। जिसके बाद हम हिए को देखते हैं, ये भी एक कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर ऑलरेडी एक योकाई था जो कि बिल्कुल वॉरियर के जैसे दिख रहा था। उसके हाथ में बड़ा सा वेपन था, हथौड़ा था और यहाँ पे हिए से उसकी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। इसी के साथ में हम बाकी सारे गैम्बलर्स को देखते हैं जो कि अब इन योकाई और इंसानों के ऊपर पैसा लगाना शुरू करते हैं। कुरुमा की फाइट होने लगती है इस ब्लैक कपड़े वाले योकाई से जिसके अंदर काफी सारी पावर्स है। ये मर नहीं सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे कुरुमा की पावर्स के बारे में भी पता चलता है कि कैसे उसके पास में फूलों की पावर्स है और फूलों की पावर से बैक टू बैक लड़ता जा रहा है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यूसुके और युकिना आपस में बातचीत करते हैं। युकिना अपने बारे में कि वो कैसे एक योकाई है और उसे जिसने किडनैप करा है वो भी एक योकाई है और बहुत ही बुरा योकाई है जो कि दुनिया को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये चीज केको को विश्वास ही नहीं होती, इसीलिए युकिना उसका हाथ मांगती है और उसके बाद में उसके हाथ को ठीक कर देती है। अब हम सबको पता है गाइस कि योकाई के पास में पावर्स होती है, अपनी अपनी एक स्पेशल पावर होती है। तो युकिना के पास में हीलिंग पावर थी कि वो किसी को भी ठीक कर सकती है। जैसे केको का ये जख्म ठीक होता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो एक योकाई के सामने बैठी है, यानी कि वो ऐसे चलते फिरते लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन इस वक्त वो उसके सामने बैठी थी। इसी के साथ में हम वापस एक कुरुमा और इस योकाई के बीच की फाइट देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही थी, भयंकर वाला फाइट चल रही थी जो कि विजुअल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है गाइस। बैक टू बैक लड़े जा रहे थे ये लोग और इसी के साथ में कुरुमा का फाइनली हमें सीन दिखा दिया जाता है कि उसकी असली पावर्स क्या है। वो एक व्हाइट कलर के कपड़ों के अंदर लंबे लंबे बालों के साथ में बिल्ली जैसा बन जाता है, लंबी सी पूंछ, और उसकी पावर्स प्लांट्स की है, यानी कि वो कहीं से भी कोई भी जहरीला पौधा उगा सकता है और उसको जान से मार सकता है कांटों के थ्रू। दूसरी तरफ हम हिए के पास जाते हैं। हिए के पास में तीसरी आंख की पावर है, अगर वो अपनी पट्टी हटाएगा तो उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। वॉरियर के साथ में लड़ रहा था, खुद भी पिट रहा था, सामने वाले को भी बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, लेकिन दिख तो रहा था कि ये पिट रहा है अच्छा खासा। इसी के साथ में हम दोनों लड़कियों को देखते हैं, युकिना और केको। केको यहाँ पे एक गार्ड को ट्रिक करती है, उसे पागल बनाती है, जेल के अंदर ही पटक देती है और युकिना को यहाँ से निकलने के लिए कहती है। लेकिन युकिना डरी हुई थी कि जो भी उसकी जान बचाने की कोशिश करता है हर बार मारा जाता है। वो केको को मरने नहीं देना चाहती थी, लेकिन केको बहुत ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है तो उसे मरने से कोई डर नहीं लगता, बल्कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं कि अगर हमारी मदद करने के लिए लड़के आए हैं तो हमें उन तक पहुंचना तो जरूरी है ना, इसलिए दोनों ही लड़कियां यहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम कुरुमा को देखते हैं जो कि व्हाइट कलर की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद में इस योकाई से इतनी गजब की फाइट कर रहा था ना कि इसके विजुअल्स है कि पौधे निकल रहे हैं, पौधे बैक टू बैक मारे जा रहे हैं और ये जो ब्लैक मास्क वाला इसका मास्क भी हट गया और फिर ये पिट रहा है बुरी तरीके से। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कुरुमा की पावर्स खत्म हो जाती है मारते पीटते, लेकिन फिर भी उसने इस सामने वाले योकाई के अंदर खुद के जहरीले कांटे छोड़ दिए थे जिससे कि आराम से इसकी बॉडी मर सकती है। इसी के साथ में हम ये को देखते हैं जो कि इस वॉरियर से बैक टू बैक फाइट कर रहा था, हर जगह तोड़फोड़ हो रही थी। सेम टाइम पे केको और युकिना जब भाग रहे थे तो इनके विजुअल्स जो कि कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये दोनों भाग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी पकड़े तो जाएंगे क्योंकि कैमरे तो हर जगह लगे हुए थे। कुवाबारा भी इन तक पहुंच चुका था और केको को नहीं पता था कि ये तो इनका दोस्त है और वो गलती से कुवाबारा को बहुत जोरदार मार दी थी प्राइवेट पार्ट पे। लेकिन जैसे ही वो युकिना को देखता है तो उसके मन में तो फूल फूल खिल जाते हैं, उसे युकिना बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो केको को धक्का देता और कहता है कि युकिना मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, खुद की जान पे खेल के मैं तुम्हें बचा लूंगा और यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। युकिना को समझ में नहीं आता कि कुवाबारा उसे फ्लर्ट कर रहा है, उस पे लाइन मार रहा है। हम यूसुके को देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली अभी तक भी भाग ही रहा था, पता नहीं कितने किलोमीटर भाग चुका है क्योंकि उसकी फाइट तो सबसे डेंजरस और सबसे बड़े इंसान से होने वाली है, सबसे बड़े योकाई से होने वाली है, तो वो थोड़ा सस्पेंस वाला टाइम चल रहा था। जिसके बाद हम हिए को देखते हैं, उसका जो फाइट चल रही थी वॉरियर से, इस वॉरियर के भी मास्क वगैरह उतर गए थे, उसकी शक्ल भी बाहर आ गई थी, वो भी एक योकाई है। आपस के अंदर ये लोग फाइट करते हैं कि अगर ये लोग जो भी बचता है तो वो पक्का सामने वाले को जान से मार दे, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने इंजर्ड हो गए कि अगर जिंदा भी रहेंगे तो जिंदा रहने की कोई वजह नहीं होगी या फिर जिंदा रहने की एबिलिटी इनके पास बचेगी नहीं। जिसके बाद में अब ये अपनी फाइनल पावर का इस्तेमाल करता है जो कि ब्लैक स्नेक था और वो इतना बड़ा स्नेक था कि अपनी पावर से किसी को भी खत्म कर सकता
लगता था। जिसके बाद ये वॉरियर के पास जाता है और उसके चिथड़े उड़ा देता है, वो जल के नीचे गिर जाता है। ये का भी ऑलमोस्ट एक हाथ जल चुका था इस फाइट के अंदर और बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ था। जिसके बाद वो भी आगे बढ़ता है। यहाँ पे हम कुरुमा को देखते हैं जो कि इस ब्लैक कपड़े वाली योकाई से लड़ रहा था। इसे लग रहा था कि ये जीत गया है, लेकिन कुरुमा ने जो अपने कांटे डाले थे वो इसकी पूरी के पूरी बॉडी के अंदर फैल चुके थे, फूल बन के निकल रहे थे, जहर पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका था। और जैसे कुरुमा अपना इंस्ट्रक्शन देता है कि फट जाओ, चीर दो इसकी बॉडी को, तो इसके सारे के सारे बच्चे जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए थे वो एक एक नर्व को दबा देते हैं और इसकी पूरी बॉडी फट जाती है योकाई की। उसमें से पौधे निकल आते हैं। जितने भी लोग गैम्बलिंग कर रहे थे इन्होंने बुरे वाले योकाई पे पैसे लगाए थे, लेकिन असल के अंदर अच्छे वाले योकाई जीत गए थे, यानी कि कुरुमा और ये दोनों ही जीत गए थे। अभी आगे बढ़ते हैं यूस्के के पास जाने के लिए, लेकिन अब जो यूस्के की सबसे बड़ी फाइट थी उसके ऊपर ये धाप के पैसा लगाते हैं क्योंकि सामने तोगोरो आने वाला था जो कि आज तक कभी किसी से हारा ही नहीं था। इसी के साथ हम कुरुमा को देखते हैं जो कि लड़कियों को लेके यानी केको और युकिना को लेके भाग रहा था, लेकिन गलती से गलत दरवाजा खोल देता है। सामने एक बहुत ही बड़ा योकाई था जो कि जानवर की फॉर्म में था, डायनासोर जैसा था और इनके पीछे पड़ जाता है। ज़ॉम्बी जैसा डायनासोर, सोच लीजिए कितना भयानक हो सकता है। अब कुरुमा को ऑब्वियस बात है दोनों लड़कियों की जान बचानी थी। ये बैक टू बैक भागते हैं, एक हॉल के अंदर फंस जाते हैं। तीनों बचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में इस जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक दरवाजा है जो कि बंद होने वाला है, इसलिए कोआबारा इन दोनों को ही यहाँ से जाने के लिए कहता है कि तुम दोनों जाओ। कोआबारा के कहने पे केको और युकिना बात नहीं मानती है, लेकिन फिर भी इन दोनों को जान तो बचानी थी, इसलिए ये दोनों ही आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे कोआबारा अकेला ही इस मॉन्स्टर से लड़ रहा है और ऑलमोस्ट मरने वाला है और ये गेट भी बंद होने वाला है। एकदम पीक टाइम चल रहा था। अब तक यहाँ पे कुरुमा और ये भी फाइट करके साथ में आ चुके थे, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की हालत देख पा रहे थे कि दोनों कितने बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। इसी के साथ हम कोआबारा को देखते हैं क्योंकि उन्होंने उस मॉन्स्टर को तो खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से एक और मॉन्स्टर इनके सामने आ गया था। वो योकाई था तोगोरो का छोटा भाई जो कि विक्रम और वैताल जैसा था ना, वैसे ही, क्योंकि ये अपनी बॉडी को शेप कर सकता है, मर नहीं सकता। इसे किसी भी चीज से मारो ये अपनी बॉडी को वापस से रिफॉर्म कर लेगा। तो सोचो इससे लड़ना कितना गंदा होने वाला और कितना भयानक होने वाला है। फाइनली हम यूस्के को देखते हैं जो कि एकदम बीच के अंदर मैदान में आ गया था और उसका सामना तोगोरो से था। तोगोरो अपनी कुछ % पावर को बढ़ाता है और थोड़ा सा बड़ा हल्क जैसा हो जाता है। हालांकि उसने अपनी अभी 100% पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। अब सारे लोग पैसा मिलकर तोगोरो पे लगा देते हैं। साकियो को यही तो चाहिए था कि मिलियन डॉलर्स उसके पास आ जाए सिर्फ और सिर्फ इस गैम्बलिंग के चक्कर में, क्योंकि अमीर लोग हैं और इन्हें शौक है जुए का, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आगे कितना बड़ा खतरा आने वाला है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो छेद करने वाली मशीन थी, दो दुनियाओं के बीच को अलग करने वाली मशीन थी, उसके अंदर से काफी सारे चमगादड़ निकल के बाहर उड़ रहे थे। इसका मतलब है कि योकाई धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं इंसानी दुनिया के अंदर। तो गाइस फाइनली इसका 5th एपिसोड आने वाला है जो कि जल्द ही आपको मिल जाएगा या फिर आप इसके बाद हैंड टू हैंड देख सकते हैं। आप लोगों को गाइस ये सीरीज कैसी लग रही है और आप लोगों को और इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसकी फाइनल एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है यू यू हाकुशो, जो कि बहुत ही अमेजिंग सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आई है हाल ही के अंदर, बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज हुई है। 5 एपिसोड है मात्र और अमेजिंग सी फैंटेसी साईफाई, आप जितना भी कुछ कह ले, पावर से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, साईफाई से रिलेटेड, फैंटेसी वाली चीजों से रिलेटेड सब कुछ है इसके अंदर। हालांकि मांगा पे बेस्ड है, तो इफ अगर आप मांगा लवर्स है तो आपके लिए तो ये बेस्ट चीज होने वाली है। बट अगर आप मांगा नहीं जानते हैं या फिर आपने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है तो भी आप इसे एक इंडिविजुअल सीरीज की जैसे देख सकते हैं। मांगा के अंदर ये और ज्यादा डिस्क्राइब में है, बड़ी है। हालांकि वो बड़ी होने के चक्कर में इसे थोड़ा सा समराइज करके छोटा करके 5 एपिसोड में ही कर दिया गया है, लेकिन इफ अगर इसे आगे बढ़ाया जाएगा तो इसके सीजन्स बहुत प्यारे आने वाले, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट कॉमन है, यानी कि अच्छे जो पावरफुल लोग हैं वो योकाई को मारते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, तो कॉन्सेप्ट कॉमन है बट जो दिखाने वाली चीजें हैं वो बहुत अमेजिंग है। तो अब तक हमने 4 एपिसोड्स के अंदर यूज केस से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखी है कि एक लड़का जो कि ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन जापानीज भगवान जी ने उन्हें वापस से अर्थ पे भेज दिया एक डिटेक्टिव बन के कि तुम्हें बुरे मॉन्स्टर्स का पता लगाना है जिसे योकाई कहा जाता है। तो अब इसका फाइनल एपिसोड है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है और उसके बाद में जमीन पे गिरा हुआ है और अपने लोगों को मरते हुए दर्द में देख रहा है। अब ये कौन है ये हमें आगे बताया जाएगा। जिसके बाद हम तोगोरो को देखते हैं। फाइनली उसकी यूस्के के साथ में फाइट शुरू हो चुकी थी। ये भयंकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, अपनी फुल पावर के साथ में नहीं लड़ रहे थे क्योंकि तोगोरो के पास में बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन यूस्के अपनी पावर इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। गैम्बलिंग वाले अपने पैसे धमाधम लगा रहे थे और इन्हें झटके भी महसूस हो रहे थे क्योंकि इनकी पावर से लड़ना तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ऑफिस सब खत्म हो ही जाएगा। दूसरी तरफ हम कोआबारा को देखते हैं जो कि लड़कियों को लेके भाग रहा था। उसने ऑलरेडी एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तोगोरो का ये छोटा भाई जो कि कंटिन्यूअसली इनसे लड़ता जा रहा था। उसे मरने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आखिर उसे मारा कैसे जाएगा। बेचारा कोआबारा बैक टू बैक पिट रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़ना छोड़ नहीं रहा था। उसने खुद की स्प्लिट एनर्जी से एक तलवार भी बना ली थी और उसने तोगोरो के भाई को आधा आधा काट भी दिया था, लेकिन ये ढीठ था कि
मरने को तैयार ही नहीं था। इसके चाहे कितने टुकड़े कर दो, कितने चिथड़े कर दो, लेकिन ये वापस से जुड़ जाता है। इसी के साथ हम वर्म होल को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खुल चुका था और उसमें से देखते ही देखते वर्म्स जो हैं यानी कि योकाई हैं, दूसरी दुनिया के कीड़े हैं, वो बाहर निकलने वाले थे। इसलिए कोइन माँ ने उसके ऊपर एक शील्ड बना दी ताकि अभी अभी के लिए उस पूरे होल को कवर कर दिया जाए और ये जो जानवर है वो बाकी दुनिया में ना फैले। और इसी के साथ में कोइन माँ को अब साकियो के पास में भी आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने इस होल को बंद नहीं किया तो इंसानी जितने भी लोग हैं वो सब एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, मॉन्स्टर्स अगर धरती पे आ गए तो। हम यहाँ पे यूस्के और तोगोरो के बीच की फाइट को देखते हैं। ऑब्वियस बात है कि तोगोरो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूस्के पिटता जा रहा था। कोइन माँ धरती पे आके साकियो को कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। साकियो कहता है कि मैंने आज तक अपनी किस्मत आजमाई है, हम चलो मिलके एक डील करते हैं। अगर मेरा बंदा यानी कि तोगोरो जीत गया तो मैं इस वर्म होल को नहीं खोलूंगा और तुम अपनी शील्ड को हटा लोगे। और भगवान जी यहाँ पे बेट लगाते हैं कि बाय चांस अगर यूस्के जीत गया तो तुम्हें इस शील्ड को ऐसे ही रहने देना चाहिए और इसी के साथ में तुम्हें ये वर्म होल बंद करना चाहिए और तुम यहाँ से चले जाओगे। साकियो को अब बातों पे हमेशा से बिलीव था और उसे तोगोरो पे 2000% विश्वास था कि वो जीत जाएगा, इसलिए ये बेट तय होती है। बीच बीच के अंदर काफी सारे सीन दिखाए जाते हैं यूस्के और तोगोरो के लड़ने के। तभी हम देखते हैं कि कुरुमा और ये भी यहाँ पे पहुंच चुके थे और साथ ही में कुवाबारा लड़कियों को लेके भी यहाँ पे पहुंच चुका था, यानी कि जितने भी लोग थे सारे के सारे एक हॉल के अंदर इकट्ठे हो गए थे और अब यहाँ पे लड़ना ये शुरू करते हैं। साकियो यानी कि मॉन्स्टर ये भी यहीं पे था और दूसरी दुनिया के भगवान जी यानी कि कोइन माँ ये भी यहीं पे थे। दोनों मिलके फाइट को देख रहे थे। कुरुमा और ये भी मिलके तोगोरो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इतने ज्यादा पिटे हुए थे कि बेचारे ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी यूस्के को इतना टाइम तो मिल जाता है कि वो तोगोरो के ऊपर वापस से री अटैक कर सकता है। सब मिलके तोगोरो पे अटैक कर रहे थे, लेकिन तो भी तोगोरो को एक खरोच तक भी नहीं आ रही थी। तोगोरो देखते देखते खुद का परसेंटेज बढ़ाता जा रहा था। 50, 80 और 100% पे वो आ चुका था। काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। कुरुमा और ये भी अब उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। एक वक्त ऐसा आता है कि अब तोगोरो इन सबको जान से मारने वाला था। यहाँ पे केको और युकिना सबसे पहले मरने वाले थे, लेकिन सही टाइम पे कुवाबारा आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है, जिसके बाद तो यूस्के का दिमाग खराब हो चुका था। और अब तो यहाँ पे तोगोरो का छोटा भाई भी पहुंच चुका था, जो कि आके अब तोगोरो की सारी स्टोरी बताता है कि कैसे आज से कई सालों पहले जब गेनकाई यानी कि मास्टर जवान हुआ करती थी तो वो तोगोरो के साथ में ट्रेनिंग किया करती थी। ये दोनों एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर थे, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि गेनकाई ने अपना रास्ता चुना और तोगोरो ने अपना रास्ता चुना। तोगोरो ने नेगेटिव चीजों को, बुरी शक्तियों को अपने अंदर संभाल लिया, जबकि गेनकाई को ये सब चीजें नहीं पसंद थी, तो उन्होंने तोगोरो को छोड़ दिया। इसीलिए अब तोगोरो देखते ही देखते ईवल एनर्जी से बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऊपर से अमर हो चुका है। उसे कोई मार नहीं सकता है। इन चीजों से वो कहीं ना कहीं खुद भी परेशान है और इसी के साथ उसने अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेच दिया है, क्योंकि उसे ईवल पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तोगोरो को अब तक तो ये चीजें बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही इस छोटे से भाई ने, जो कि उसका भाई लगता भी नहीं था, खुद को बस भाई बोलता था, वो ईमान बेचने वाली बात करी तो तोगोरो को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने ही इस भाई का सर फोड़ देता है, क्योंकि उसे इतनी भी चीजें बर्दाश्त नहीं थी। इसने कभी भी अपना ईमान नहीं बेचा था, चाहे ये कितना ही बुरा क्यों नहीं था। यानी कि इसके ये छोटा भाई, ये विक्रम बेताल वाला, ये तो मर जाता है। लेकिन तोगोरो की सच्चाई अब सबके सामने आ जाती है। लेकिन अभी भी सब बैक टू बैक अपनी फाइट लड़ ही रहे थे। आखिर के अंदर जब गेनकाई की बात आती है और कोइनमा बता देते हैं कि कैसे गेनकाई जिंदा नहीं बची है क्योंकि उसे तोगोरो ने मारा है, जिसके बाद तो यूस्के अब 1% भी खुद को नहीं रोकता है। वो भयंकर वाला फाइट करता है यूस्के से। और कुवाबारा भी जब मर चुका था सबको बचाने के चक्कर में, तब तो अब कोई नहीं बचा सकता था तोगोरो को। कहीं ना कहीं मरे हुए कुवाबारा को देखकर और गेनकाई को याद करके यूस्के ने अपनी 100% एनर्जी का इस्तेमाल करा। फाइनली उसने इतनी भयंकर वाली स्प्लिट एनर्जी का इस्तेमाल करा कि तोगोरो भी जाके बहुत ज्यादा दूर गिर गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे जितनी भी जगह थी वो सब कुछ टूट गए थे। सारे ऑफिस खत्म हो गए, जितने गैमलर्स वगैरह थे ये सब गिर पड़ गए, मर गए। लेकिन फिर भी इनकी फाइट खत्म नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं अभी भी यूस्के के अंदर ऐसी लग रहा था कि वो नहीं जीत पा रहा है, शायद मर जाएगा। और तोगोरो तब उसे अपना 100% इस्तेमाल करने के लिए कहता है कि अगर तुमने इस्तेमाल नहीं करा तो शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और मैं तब तक इन लड़कियों को भी जान से मार दूंगा। यूस्के केको को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए अब उसमें जितनी भी हिम्मत थी, जैसे भी हिम्मत थी, वो फाइनली तोगोरो पे एक भयंकर वाला शॉट करता है, क्योंकि तोगोरो खुद को मारना चाहता था। तोगोरो जिंदा रहना भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जिससे वो हार के मरे, क्योंकि अब तोगोरो ने इतने बुरे काम कर लिए थे तो उसको सच में जिंदा रहना भी नहीं था। फाइनली यूस्के के इतने बड़े शॉट के बाद में, जो कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा वाला बॉम्ब था, वो जब तोगोरो पे आके गिरता है तो स्प्लिट एनर्जी से इतने बड़े ब्लास्ट के चक्कर में तोगोरो फाइनली खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट मर चुका था और मिट्टी बन के बिखर गया था। यानी तोगोरो का किस्सा खत्म हुआ। यूस्के ने इतने भयंकर वाले योकाई को हरा दिया था। केको और युकिना फटाफट से कुवाबारा के पास में भागते हैं, क्योंकि कुवाबारा ऑलमोस्ट मर गया था और उसे जिंदा नहीं किया जा रहा था। लेकिन तभी युकिना के पास में जो एनर्जी थी, यानी कि किसी को भी वो हील कर सकती थी, तो वो उसे कुवाबारा के ऊपर इस्तेमाल करती है और फाइनली उसे जिंदा कर देती है। कुवाबारा
कुवाबारा असल के अंदर पूरी तरीके से मरा नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा इंजर्ड हुआ था। ऐसा तोगोरो ने जानकर के किया था ताकि यूसुके अपनी 100% पावर का इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ कुरुमा और ये भी कैसे तैसे करके उठ जाते हैं और ये भी देख पाते हैं कि यूसुके इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे कि साकियो ने अपनी शर्त रखी थी कि अगर वो हार गया तो वो इस होल को बंद कर देगा और यहाँ से चला जाएगा, तो वो ऐसा ही करता है। वो जिंदगी में पहली बार हारा था क्योंकि तोगोरो पे उसने बेट लगाई थी कि वो जीत जाएगा। वो वर्म होल को बंद कर देता है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वापस से दूसरी दुनिया में भेज देता है और उसके बाद में खुद को शूट कर लेता है। कोएनबा ने बिल्कुल सही इंसान के ऊपर भरोसा करा। फाइनली यूसुके के कारण उसने इतनी बड़ी दुनिया को बचा लिया। आखिर के अंदर ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे युकिना को नहीं पता था कि ये उसका भाई है। ये बस पीछे से उसकी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है और उसको हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन कभी उसे बताया नहीं कि वो उसका सगा भाई है। युकिना कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता है, लेकिन ये उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब बाकी जितने भी लोग थे इन सबकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब यहाँ स्वर्ग के अंदर कुंडलियां आती है, तो यहाँ पे तोगोरो की भी कुंडली आती है, जहाँ पे बोतान और कोएनबा दोनों ही मिलके इसकी कुंडली को देख रहे थे कि आखिर तोगोरो के साथ में हुआ क्या था। तोगोरो जिस वक्त अपने ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे एक योकाई आ गया था जो कि बहुत ही ज्यादा ईवल था। उसने सारे के सारे योकाई को एक एक करके मार दिया और खाता गया अपनी भूख मिटाने के लिए। उस वक्त तोगोरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसने बड़े मॉन्स्टर से लड़ सके और इस चक्कर में तोगोरो ने अपने मास्टर, अपने दोस्तों सबको खो दिया। यही वो रीजन था कि तोगोरो हद से ज्यादा ईवल बन गया था और उसे अब कोई ऐसा चाहिए था जो कि उसे कोई हरा सके। यही कारण था कि उसने यूसुके की 100% एनर्जी का इस्तेमाल करवाते हुए खुद को जान से मरवा दिया। यहाँ पे हम तोगोरो को देखते हैं जो कि अब उस सीढ़ी पे जा रहा था, जो कि नर्क और स्वर्ग पे जाने वाली सीढ़ी थी। वहाँ पे उसे गेनकाई मिलती है जो कि उसे नाराज नहीं थी, क्योंकि गेनकाई को पता था कि तोगोरो ने आखिर क्या किया है, कौन सा रास्ता चुना है। उसने गलत रास्ता चुना और वो उस पे बढ़ता ही गया, गलत काम करने लगा, लेकिन आखिर में उसे सच्चाई सामने दिख गई और उसने यूसुके को जीतने दिया। कहीं ना कहीं यूसुके को उसने इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि भविष्य के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यूसुके आराम से उन सबको हरा सकता है। लेकिन अगर तोगोरो सही रास्ता चुनता तो शायद गेनकाई के साथ में होता, जिसके बाद में गेनकाई आगे अपने रास्ते पर निकल जाती है और तोगोरो भी अब इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम इसी शिप को देखते हैं जिसपे सब लोग आ गए थे। यूसुके ने अपनी बेस्ट फ्रेंड केको को बचा लिया था। साफ दिख रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इस सीजन के अंदर ये चीज रिवील नहीं करी गई है। फाइनली कुवाबारा की बात आती है तो यूसुके कुवाबारा के साथ में बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था, उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। कुवाबारा तो युकिना को छोड़ता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सिचुएशन के अंदर उसे युकिना हद से ज्यादा पसंद आ गई थी और वो उसे कहीं जाने भी नहीं देगा। इसी के साथ में कुरुमा और ये भी इनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आखिरी सीन के अंदर हमें बस एक ही चीज दिखाई जाती है, जो कि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन था कि तोगोरो का जो छोटा भाई था वो जिंदा था, यानी कि उसकी मुंडी कटी फटी थी लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था। इसका मतलब है कि वो वापस से खुद की बॉडी को रिफॉर्म कर सकता है और दूसरी दुनिया को खोल सकता है, जिसमें से बुरे बुरे योकाई निकल के बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप सभी लोगों को गाइस ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। फाइट सीक्वेंस कैसे लगे, बेस्ट पर्सन यानी कि जो इसमें से फाइटर है वो कैसे लगा, कैरेक्टर कौन सबसे बेस्ट लगा, कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।